नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। बजट के बीच यूपी से बड़ी हलचल सामने आ रही है और उसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि यूपी में क्या कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। योगी और मोदी की दिल्ली में मुलाकात में यूपी पर क्या फैसला होगा, यह भी सवाल है। बीजेपी में खटपट की खबर को हवा देने वाले अखिलेश और राहुल के आपस में ही लड़ बैठेंगे। सवाल यह भी कि योगी ने किन किन अधिकारियों को कहा काम करो नहीं तो कुर्सी छोड़ दो। दरअसल उपचुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन मोड में हैं और अलग अलग जिलों में जाकर समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। आजमगढ़ में जनप्रतिनिधियों के फोन नहीं उठाने की शिकायत पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने डीएम से लेकर एसपी तक को कड़ी फटकार लगा दी। योगी का मैसेज क्लियर है, लापरवाही बर्दाश्त किसी हाल में नहीं होगी। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी बीजेपी को घेरने में लगी है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक उपचुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में ही खटपट है। आज इसी मुद्दे पर डिबेट, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। यूपी में होने वाले उपचुनाव से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन मोड में हैं। योगी ताबड़तोड़ जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की क्लास लगा रहे हैं। कल योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी और आजमगढ़ में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में योगी आदित्यनाथ ने विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। आजमगढ़ में जनप्रतिनिधियों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से कहा कि अधिकारी बात नहीं सुनते हैं। इस पर सीएम योगी ने डीएम विशाल भारद्वाज समेत एसपी और तमाम अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि इस तरीके की शिकायत फिर नहीं आनी चाहिए। सारे जनप्रतिनिधि बताए, सब लोग बारी बारी बताए और बहुत उस प्रकरण को गंभीरता से माननीय मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लिया। उस पर बहुत ठोस कदम उठाने के लिए कहा। ज्यादा से ज्यादा समस्या थाना तहसील की है। कोई ऑर्डर कंप्लायंस नहीं होता, अधिकारियों का फोन नहीं उठता, न बैग जाता है। कुछ पहले बता चुके थे, आज भी बताए। किस अधिकारी को मुख्यमंत्री जी ने फटकार लगाई? सबको, एसपी डीएम सबको। क्या बोला? नहीं, इस पर या लापरवाही नहीं बरती, नहीं तो जिम्मेदारी होगी। उन्होंने आजमगढ़ में आकर के मंडल के तीनों जिलों के विकास कार्यों की समीक्षा किया और हमारे जैसे मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, नेतागण, कार्यकर्तागण के साथ भी बातचीत करके उनकी भी भावनाएं, उनके भी मन जानने के बाद अधिकारियों को उचित निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने वादों के निस्तारण की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए बलिया, आजमगढ़ और मऊ के जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वरिष्ठ अधिकारी हर 15 दिन पर परियोजनाओं की समीक्षा करें। जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध तरीके से गुणवत्ता के साथ हो। विकास परियोजनाओं की नियमित रूप से निगरानी की जाए। हर परियोजना के लिए एक अलग नोडल अधिकारी नियुक्त करें। सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाए। गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाए। कोई परियोजना लेट नहीं होनी चाहिए। जाम की समस्या न होने पाए। सड़क पर गाड़ियां न खड़ी हों। पटरी व्यवसायियों को भी व्यवस्थित किया जाए। माफिया और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। योगी सख्त एक्शन ले रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है और कह रही है अधिकारी भी सरकार की नहीं सुन रहे। सूबे में भ्रष्टाचार फैला है। देखिए, जो मुख्यमंत्री जी का बयान सामने आया है उससे दो बातें स्पष्ट होती हैं। पहली ये कि उत्तर प्रदेश की जो ब्यूरोक्रेसी है, जो प्रशासनिक तंत्र है, वो पूरी तरीके से नकारा है। और दूसरा कि मुख्यमंत्री जी और सरकार अपना इकबाल खो चुकी है। सरकार के जो बड़े अधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री जी की सुन नहीं रहे हैं। पक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। धरातल पे हम जनता के बीच में जाके काम करते हैं। उत्तर प्रदेश को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो अलग अलग जनपदों में जाके जनपदों के विकास कार्य की समीक्षा स्वयं ले रहा है। जनता ने जिस उम्मीद से हमें चुना है, हम उस उम्मीद पर खरे उतरने के लिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, विपक्ष बीजेपी के बीच अंदरूनी कलह को भी हवा देने में लगा है। कल यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य की अपनी ही सरकार से सवाल करने वाली चिट्ठी वायरल हुई और शाम होते होते यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से उनकी मुलाकात और फिर ओम प्रकाश राजभर से मौर्य की मुलाकात ने यूपी बीजेपी में खटपट वाली अटकलों को और हवा दे दी और विपक्ष को मौका दे दिया। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। अभी भारत माता की जय बोलो, सब ठीक। आज कुछ बैठक नहीं, ऐसे आए मिलने आए। इससे पहले सीएम योगी ने अपने आवास पर मंत्रियों की टीम बनाकर उपचुनाव की सभी सीटें जीतने की रणनीति तैयार की थी। लेकिन टीम 30 की इस बैठक से दोनों डिप्टी सीएम समेत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री दूर रहे थे। अब विपक्ष इसी बहाने बीजेपी पर हमलावर है।
कि अब बारिश तो हो ही रही है, तो ये जो ऑफर है समय के हिसाब से फिर विंटर ऑफ चलेगा इसके बाद। डिप्टी सीएम को पूरा प्रश्रय मिला है दिल्ली से, ये आपस में जल्दी से जल्दी आगे बढ़ो, योगी को निपटाओ, ये सब आपस में निपटाने की प्रक्रिया चल रही है। विपक्ष सवाल उठा रहा है, लेकिन योगी एक्शन में है और नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली आने वाले हैं। खबरों की माने तो यूपी के घटनाक्रम पर योगी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। इस बीच बीजेपी पर सवाल उठाने वाले अखिलेश और राहुल की पार्टी में सीट बंटवारे को लेकर कलह की खबरें सामने आ गई हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में उपचुनाव को लेकर अभी तक कोई डील फाइनल तो नहीं हुई, लेकिन कांग्रेस 50-50 फॉर्मूले को लेकर आगे बढ़ रही है। सूत्रों के माने तो कांग्रेस यूपी विधानसभा उपचुनाव में 10 में से 5 सीटों पर लड़ना चाहती है। कांग्रेस गाजियाबाद, खैर, मझवा, फूलपुर और मीरापुर सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। ये पांचों सीटें पहले एनडीए के पाले में थी। हालांकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 2 सीट ऑफर करने के मूड में है। समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि वो अपनी पुरानी सीटों के अलावा उन सीटों पर भी मैदान में उतरे जहां जातीय समीकरण उसके पक्ष में है। लेकिन कांग्रेस के इस दांव के बाद माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी पर दबाव बनाया जा रहा है। चुनाव का फैसला हो गया सर? चुनाव का फैसला हो गया? जब तारीख आएगी तो फैसला भी आ जाएगा, जो आप सुनना चाहते हो वही। लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में ये पहला उपचुनाव है जिसमें इंडी गठबंधन और एनडीए के बीच एक बार फिर से सियासी फाइट होने जा रही है। इसे 2027 के सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है। योगी इस उपचुनाव में 100% विजय की हुंकार भर चुके हैं। सीएम योगी इन 10 सीटों पर जीत दर्ज कर पार्टी में अपनी छवि को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपना मोमेंटम बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो केंद्र सरकार ने बजट पेश किया है, वहीं देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में सबसे बड़ी सियासी हलचल भी है। चलिए पहले आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, आपसे थोड़ी देर में जुड़ेंगे। ममता कालेजी, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। जगदीश शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के नेता। तारिक खान जी, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तारिक खान जी, आपसे शुरू कर रहा हूं और सवाल तो सबसे पहला यह है कि अगर सरकार एक्शन मोड में है तो उसमें भी आप लोग गुंजाइश तलाशने लगते हैं। उसमें भी आपको लगता है कि अभी रेनिंग ऑफर था, मानसून ऑफर था, कभी विंटर ऑफर आ जाएगा, तो ऑफर से बाहर निकलिए सर, मामला बहुत आगे निकल चुका है। 2017 में से यूपी के मुख्यमंत्री हैं शायद योगी आदित्यनाथ, अब एक्शन में आए क्या? अभी तक क्या कर रहे थे? भजिया खा रहे थे या भेलपुरी खा रहे थे या गोवा घूमने गए थे? कहां थे भाई? कहां के मुख्यमंत्री है? नेपाल के? मेरी जानकारी बहुत छोटी है, थोड़ा दिमाग से भी शायद कुछ है, शायद यूपी के ही मुख्यमंत्री हैं। अगर मुख्यमंत्री अपने अधिकारियों से बात कर रहे हैं, अरे बहुत बड़ा काम कर दिया भाई, बहुत अचंभा हो गया, अधिकारियों को डांट रहे मुख्यमंत्री, अरे अरे क्या कर दिया, अब सब ठीक हो जाएगा। भैया आप ही के लोग कह रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, आप ही के एमएलसी कह रहे हैं कि अधिकारी कहता है पहले पैर पे गिनो तब आगे जा। हम थोड़ी ना कह रहे हैं। राजभर को बनारस मीटिंग बुलाया, वो मौर्या के साथ मीटिंग कर रहे हैं, पता नहीं कौन सा खेल खेल रहे हैं। हम खेल रहे हैं क्या? या राजभर से हमने कहा कि ये सब करो? हमने कुछ नहीं किया। आप मुख्यमंत्री का दायित्व नहीं निभा पा रहे हैं और जब छोटा मोटा काम कर देते हैं तो ऐसा कहा जाता है जैसे कोई अजीबा हो। अच्छा, ये वाला छोटा मोटा काम है, ये वाला छोटा मोटा काम है तारिक भाई। अतीक मुख्तार पर कार्रवाई हुई, वो कौन सा काम था? एनकाउंटर हुए, अपराधियों की घिघी बन गई, खुद आकर थाने में सरेंडर करने लगे, तब कौन सा काम था? वो काम आपके हिसाब से बड़ा था या उस समय योगी आदित्यनाथ बैठे हुए थे मुख्यमंत्री आवास में? क्या वो एक्शन नहीं था क्या? मुख्यमंत्री शपथ भजिया खाने की नहीं लेता, मुख्यमंत्री इन्हीं दायित्वों का निर्वाहन करने की शपथ लेता है। वो तो चाहे कौन कह रहा है कि भजिया खाने की शपथ भाई? वो चाहे अखिलेश यादव साहब बने और चाहे माननीय योगी साहब बने, अपने दायित्व का, आपके अंडर में आता है गृह विभाग, पुलिस आप ही के अधीन है, पुलिस आप ही के अधीन। अभी तो आप भी सत्ता में थे तारिक भाई, तो पुलिस आप ही लोगों के अधीन हुआ करती थी, लेकिन आप लोगों की सरकार चली गई इसी कानून व्यवस्था के ही नाम पर, और अभी भी लोग उसकी दुहाई देते हैं कि क्या कानून व्यवस्था थी सपा के शासनकाल में। बिल्कुल, अब तो जितने गुंडे बदमाश हैं वो सब तख्ती लटका के जाते हैं थाने में, कहते हैं भैया या तो हमें गोली मार दो या तो सारी जिंदगी हमें जेल। हाँ, तो जाहिर है लटका कर। आपको नहीं दिखा है क्या तस्वीरें? एनसीआरबी का डेटा तो सब नहीं, आपको ये तस्वीरें नहीं दिखी है क्या कि गुंडे किस तरीके से थाने में तख्ती लटका कर जाते हैं कि भाई गोली मत मारो, हम सरेंडर कर रहे हैं? ये आपने नहीं देखा है क्या तारिक भाई? एनसीआरबी का डेटा नहीं देख रहे हैं, आप ही के पूर्व विधायक की बीवी। नहीं, मैं बहुत डेटा देखता हूँ
और वही डेटा एक बार ये भी कहता है कि पहली बार आप लोगों के शासनकाल में यूपी 5 तरीके के अपराधों में नंबर 1 हो गया था। ये बात कम से कम 10 बार डिबेट में सामने आ चुकी है। आज भी महिला अपराध में भारत में यूपी नंबर 1 है। एनसीआरबी 2022 का डेटा है, निकाल के पढ़ लीजिए। मैं सुबह शाम पढ़ा करता हूं ऐसे, ताकि मुझे याद रहे। महिलाओं के खिलाफ अपराध में यूपी नंबर 1 है, बलात्कार में यूपी नंबर 1 है, सामूहिक बलात्कार में नंबर 1 है, हत्या में नंबर 1 है। अब एनसीआरबी का डेटा समाजवादी कार्यालय से जारी होता है। कह दीजिए, मान लूंगा। नहीं, मैं क्यों कह रहा हूं? मैं तो तब भी नहीं कहता था, मैं तो तब भी नहीं कहता था कि बीजेपी के दफ्तर से जारी हुआ। जब आप लोगों के शासनकाल में यूपी नंबर 1 5 तरीके के अपराधों में हुआ था, मैं तब भी इसको एनसीआरबी का ही डेटा कहता था। मैं नहीं कहता था कि वो भाजपा या किसी दूसरी पार्टी के दफ्तर से जारी हुआ है। ये आप लोगों की सियासत है, अपनी आपको मुबारक हो। चलिए, मैं कौशल भाई, आपको अच्छी लगेगी, 5 सेकंड दे दीजिए, अच्छी लगेगी। लीजिए 10 सेकंड ले लीजिए। बड़ा प्रदेश है यूपी, बड़ा प्रदेश है। यहाँ की लॉ ऑर्डर को सुधारने के लिए तब भी काम किया गया था, अब भी इनको काम करना चाहिए, मगर अभी बहुत सुधार की जरूरत है। ये मान लेना कि भाई तारिक भाई, मैं आपकी सारी बातों से सहमत असहमत, लेकिन एक बात जानिए, लॉ एंड ऑर्डर को आप लोगों ने कितना दुरुस्त किया था। ये बार बार बात आती है कि आप लोगों की सरकार सिर्फ एक मुद्दे पर गई थी, कानून व्यवस्था के नाम पर। तो आप लोग कहिए कि लॉ एंड ऑर्डर सुधार दिया था, ये बात किसी को हजम नहीं होती है। तारिक भाई, बाकी सारी बातें आपकी ठीक हो सकती हैं। कौशल कांत मिश्रा, अधिकारी आपकी सुन नहीं रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम बड़ा काम कर रहे हैं। जो तारिक खान कह रहे हैं वो ये भी कह रहे हैं कि आपके पार्टी में अंदर ही अंदर पता नहीं क्या हो रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा। अपनी पार्टी की चिंता करें, हमारी पार्टी की चिंता छोड़ें। खैर, जो बात क्राइम डेटा की कह रहे थे तारिक भाई, जरा ये भी ध्यान दीजिए कि जो केसेस के नंबर एनसीआरबी आंकड़ों में रखे जाते हैं, उस हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश पूरे भारत का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला प्रदेश है। और पॉपुलेशन को, क्राइम वर्सेस पॉपुलेशन रेशियो को जब आप मैच करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये बहुत सारे क्राइम्स में यूपी नेशनल एवरेज के लगभग बराबर है। तो ये भ्रमित करना कि उनके नंबर बता करके, चूंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोग हैं इस वजह से क्राइम रेट नहीं, क्राइम का नंबर ज़्यादा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ बात ये रही कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी की सरकार जाने का सबसे बड़ा रीजन यही रहा है कानून व्यवस्था। आज उत्तर प्रदेश में दूसरी बार योगी जी की सरकार आई है, वो कानून व्यवस्था के नाम पे आई है। और कानून व्यवस्था का आलम तो ये है उत्तर प्रदेश का कि यहाँ के कानून व्यवस्था के जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसको दूसरे प्रदेश भी कॉपी कर रहे हैं, इंडी गठबंधन वाला शासित प्रदेश भी कॉपी कर रहे हैं। इसीलिए वहां पे भी बुलडोजर चल रहा है, क्योंकि बुलडोजर चलने का मतलब ये नहीं है कि वो किसी से अन्याय कर रहा है। बुलडोजर चलने का ये मतलब है कि वो क्रिमिनल है, धनाढ्य है, माफिया है, अपराधी हैं, अवैध कब्जेदार हैं, उनकी जमीनों को खाली करके उनको गिराया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने अवैध कब्जे कर रखे हैं। ये एक सिग्नल होता है कि कानून व्यवस्था अपराधियों पे कैसे नकेल कर सकती है। और यही वजह है कि आप देखिए कि 2 बार योगी जी चुनकर आए। अब बात आती है कि महिला अपराध की बात आप कर रहे हैं। महिला अपराध में राजस्थान पहले कहां होता था, आज कहां पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश का नंबर ज्यादा इसलिए दिखता है क्योंकि वहां की पॉपुलेशन ज्यादा है। आप ये देखिए कि महिला अपराध को तो छोड़ दीजिए, महिला अपराध के साथ साथ जो भी क्राइम है उसमें जो एक्शन हुआ है महिला अपराध पे, क्राइम पे होने वाला एक्शन, उसी एनसीआरबी जो जरा 2 पन्ना पलट करके आगे बढ़िए और उसमें देखिए कि महिला आगे बढ़ने की बात कर रहा हूं। मैं डेटा को लेकर कौशल कांत मिश्रा जी डिबेट नहीं कर रहा हूं। मैं आऊंगा आपके पास। एक छोटी सी बात और तारिक भाई, जो आप कह रहे थे ना कि अधिकारी काम नहीं कर रहे या अधिकारियों को क्या निर्देश, अधिकारियों की आपने तमाम बातें कही, अधिकारी नकारा हो गए हैं, सुन नहीं रहे हैं। तो सर, आप लोगों के शासनकाल में अधिकारियों को यह निर्देश होता था कि जाओ देखो जेल में बंद जो अपराधी है उसको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो आपके अपराधी इस तरीके से सुना करते थे। इनकी अधिकारी आपकी जो परिभाषा है आप दूसरी परिभाषा दे रहे हैं। तो आप अधिकारियों को इस तरीके के निर्देश दिया करते थे। देखिए, इन्हीं के विधायक बड़े भाई शिकायत करते हैं कि अधिकारी पब्लिक की मीटिंग में कहते थे पुलिस और पुलिस। एक सेकेंड, वो कई बार ऐसा कई बार अखिलेश जी तो अपनी सभाओं में बोलते थे पुलिस और पुलिस, बीच बीच में। अच्छा देखिए, मैं तो थोड़ा लेट ज्वाइन किया था इसलिए मैं सीधे आंकड़ों पे आ गया था। अगर मुद्दा ये है तो आप ये देखिए ना, आपने अधिकारियों को घुटनों पर ला दिया था,
फोटो कितने वायरल हुए थे जब अखिलेश यादव के घुटनों के नीचे वहां का मेरे ख्याल से डीएम बैठे हुए थे और पुलिस चिल्लाते थे आप अपनी सभाओं से। अधिकारियों के साथ तो कैसे पर्दा आपने क्या ठीक है, उनको जवाब दे लेने दीजिए कौशल भाई, उनको जवाब दे लेने दीजिए। टाइट करने के तारिक खान कौशल कांत मिश्रा कह रहे हैं कि आप अधिकारियों को घुटनों पर ला दे रहे हैं अपराधियों के आगे, ये तो फिर भी कह रहे हैं कि जनता का काम करो। मैं कोशिश करूंगा बहुत अच्छा समझाने की जनरल व्यू। हाँ चलिए। ब्यूरोक्रेसी जो होती है वो नेताओं पे कंट्रोल कर लेती। मायावती के टाइम में भी यही हुआ था, योगी साहब के साथ भी यही हो रहा है। ब्यूरोक्रेसी का कंट्रोल जरूरत से ज्यादा है। वो कहती है ये कर लो, वो कर लेते हैं। उन्हीं के नेता कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी आपको बहका रही है, ये काम गलत हो रहा है, जिससे जनहित के काम पे बाधा पड़ती है। ये बात मैं तो चिल्ला ही रहा हूं कब से। आप ही के नेताओं ने अब कहना शुरू किया जब जनता ने आपको रिजेक्ट किया, जब जनता ने आपको। अच्छा, तो तारिक भाई आप ये कह रहे हैं कि आपने मायावती बीजेपी से बढ़िया ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल कर लिया था। मैं ये नहीं कह रहा हूं, नहीं मेरी बात नहीं समझे, यहां गलत समझ गए। मैं ये कह रहा हूं कि जो अधिकारी होते हैं, तो बुरा कंट्रोल किया था, ज्यादा नहीं कंट्रोल नहीं, अधिकारियों की बात वो ज्यादा मानने लगते हैं। कौन? उससे जो नेताओं की जनहित की बात है वो रह जाती है। अधिकारी से जब लोकल लेवल पे डीएम से मिलने जाते हो, अरे आप कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी ने योगी को कंट्रोल कर लिया, मायावती को कंट्रोल कर लिया। मैंने पूछा कि क्या अखिलेश यादव ने ब्यूरोक्रेसी को बेहतर कंट्रोल कर लिया, तो आप कह रहे हैं हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। तो सर आप क्या रहे हैं फिर? हमारे समय में ब्यूरोक्रेसी की नहीं चलती थी इतनी ज्यादा जितनी अब चल रही है। यही बात कहना चाहता हूं। तो क्या इसी वजह से ब्यूरोक्रेसी अपराधियों के आगे नतमस्तक रहा करती थी? नहीं, ये अपराधियों के आगे नतमस्तक रहा करती थी। इसको इस चीज से मत जोड़ के देखिए। ये समस्या सीधे अरे रहा करती थी भाई। कौन किस जेलर को थप्पड़ मार दे, कौन किस जेल में तालाब बनवा ले, मछलियां उसमें से निकाल कर खाए। खैर मैं उस पर डिबेट नहीं कर रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। जगदीश शर्मा जी, घुटनों पर लाने की बात हो गई है, तो लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा था कि सपा की शर्तों को आप मानने के लिए कैसे मजबूर हो गए थे। और अब इस बार भी आप लोग कह रहे हैं 5 सीट पर लड़ेंगे, ये कह रहे हैं हम 2 सीट देंगे। लड़ना है 2 ही सीट पर, इनकी बात माननी है मान लीजिए, वरना बीजेपी को मौका मिल रहा है कि कांग्रेस को झुकाकर सपा अपनी बात मनवा रही है। देखिए राकेश भाई, सपा कांग्रेस क्या कर रही है तो हम आपस में तय कर लेंगे, चुनाव में भी समय है। अब समस्या यह है कि उत्तर प्रदेश में जिस जनता ने वोट का बिल्डोजर योगी प्रधानमंत्री पर चढ़ा दिया, उस पर ये क्या करेंगे? क्या बिल्डोजर की बात अब भी करेंगे? क्या उत्तर प्रदेश में भी राम की बात करेंगे, जिस राम ने इनको पूरा रामायण सिखा दिया, दिखा दिया कि तुम राम पर नहीं काम पर चलो? और ये जो आप कह रहे हैं बिल्डोजर की, अफसरों की बात चल रही है, बहुत देर से सुन रहा हूं। आपको पता होगा कि सेंगर जैसे लोग भी इसी स्टेट चाहते हैं और किसानों पर जीप चढ़ाती थी, कहते थे मेरी जान दे दूंगा अगर नाम है, वो भी यहाँ चाहते हैं। जिन बेटियों ने देश का सम्मान बढ़ाया, प्रधानमंत्री की बेटियां, वो उनके जो राक्षस टाइप के लोग वो भी यहाँ से आते हैं। तो आप किस कानून की बात करें, अपने समझ में नहीं आ रही है। मीठा जगदीश शर्मा जी, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, इस डिबेट को आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन नीट को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर है। नीट की परीक्षा दोबारा नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। नीट पेपर लीक मामले पर बड़ी खबर है, नीट की परीक्षा दोबारा नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये बड़ी खबर आ रही है। गौरव, पूरी जानकारी दीजिए जल्दी। बिल्कुल, देखिए काफी लंबी और कई दिनों तक चली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो आदेश दिया है उसमें ये स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट यूजी का एग्जाम है वो दोबारा करवाना संभव नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हजारीबाग और पटना में पेपर लीक हुआ है, इसमें कोई विवाद नहीं है, लेकिन जो दागी छात्र हैं और निर्दोष छात्र हैं उनको अलग किया जा सकता है। वहीं सेंटर के यानी कि केंद्र सरकार द्वारा विशेषज्ञों द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई आईआईटी मद्रास की मदद से, वो ये बताती है कि ये सिस्टमेटिक ब्रीच नहीं है, यानी कि देशव्यापी पेपर लीक नहीं हुआ है और साथ ही साथ जो परीक्षा की पवित्रता है वो भी भंग नहीं हुई है। ऐसे में ये पूरी तरह से गलत होगा कि इस साल जो गौरव, आप ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि परीक्षा की पवित्रता भंग नहीं हुई है, क्योंकि पूरा विपक्ष इस एक लाइन को लेकर कि ये पूरा सिस्टम फ्रॉड हो चुका है, सिस्टमेटिक फ्रॉड है, परीक्षा की पवित्रता भंग हो गई है, सरकार समझ नहीं रही है, ये विपक्ष की एक सुर में लाइन थी। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कहा है कि हजारीबाग और पटना में पेपर लीक हुआ और अभी जो ऑनगोइंग सीबीआई इन्वेस्टिगेशन उसके तहत 155 छात्रों को आइडेंटिफाई भी किया गया है जो हजारीबाग और पटना के सेंटर पर जिन्होंने एग्जाम में पेपर लीक या बाकी तरीकों का फायदा उठाया। लेकिन अगर ये कहा जाए कि ये देश, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक और नैरेटिव की पूरा सिस्टम फ्रॉड हो गया, पवित्रता भंग हो गई परीक्षा की, एक और विपक्ष का नैरेटिव ये खारिज हुआ है सुप्रीम कोर्ट में।
खैर वापस लौटते हैं अपनी खबर पर। जगदीश शर्मा जी 20 सेकंड और अपनी बात पूरी करिए, फिर ममता जी आपके पास आ रहा हूं। तो मैं राकेश पांडे जी ये कह रहा था कि किस कानून की बात करें उत्तर प्रदेश में, जो कमजोर असहाय लोग हैं उस पर तो बिल्डोजर चढ़ा, जो बाहुबली थे, जो बीजेपी के नेता थे, जो बीजेपी जिनसे डरती थी, प्रधानमंत्री तक डरते थे, उन पर बिल्डोजर आज तक नहीं चढ़ा। अतीक कमजोर था क्या? राहुल गांधी से कहते हैं भारत में 2 कानून है, एक गरीब के लिए, एक अमीर के लिए। अतीक का पूरा कुनबा, मुख्तार का पूरा कुनबा, या फिर जितने एनकाउंटर थे वो कमजोर थे क्या? नहीं, मैं उनका तो विरोध नहीं, मैं उनके भाई मैं तो उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने प्रधानमंत्री की बेटियों के साथ अत्याचार करा, जिन्होंने बहन बेटियों के साथ रेप करे, जो उत्तर प्रदेश के नेता थे, पश्चिम बंगाल में नहीं दिखा, मंत्री हैं सेंटर में बैठे, पश्चिम बंगाल में ये सेलेक्टिवनेस छोड़ दीजिए सर जगदीश शर्मा जी, तो क्रॉस क्वेश्चन इधर से नहीं होगा। आप जिस तरीके से आवाज उठाते हैं पश्चिम बंगाल में, कुछ बिहार में क्या हो गया, राजस्थान में क्या हो गया, जो इन सब पर भी आप बोल देते हैं जहां पर आपके अलाई की सरकार रही है, तो फिर मुझे समझ में आता है कि आप सेलेक्टिवनेस के शिकार नहीं है। आप नेपाल चले गए भाई, बात उत्तर प्रदेश के कानून की बात कर रहे हैं ना, आज उसकी डिबेट की बात कर रहे हैं। हर चीज में आप लोग मणिपुर घुसाते हैं, तब नहीं समझते कि नेपाल चले गए। सवाल यूपी का है तो नेपाल क्यों चले जाते हैं? मैंने तो मणिपुर की बात नहीं नहीं आज की, लेकिन आपकी पार्टी के नेता हर बात में मणिपुर घुसाते हैं, तब नहीं समझ में आता कि क्यों नेपाल चले गए। माँ बेटी जो जिंदा जला दी थी, जो इन्हीं अफसरों ने, अरे तो मणिपुर, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, वहां की माँ बेटियां नहीं है क्या आपके लिए? नहीं गया, अरे मैं जा ही नहीं रहा, मैं जा ही नहीं रहा वहां पे। बात उत्तर प्रदेश की डिबेट है। अभी आपने नीट की बात करी तो वापिस अपने मुद्दे पर है ना, उत्तर प्रदेश में चुनाव पर चर्चा हो रही है, अखिलेश के हमारे झगड़े दिखाए जा रहे हैं। जो बड़ी खबर आएगी वो तुरंत दर्शकों को देना होगा। योगी मोदी की चर्चा नहीं है, वो चाहे डिबेट या कोई दूसरा शो चल रहा हो, तो इसलिए बड़ी खबर आती है तो दायित्व है कि दर्शकों को दें। चलिए ममता काले, एक सीधा सा सवाल था कि सपा, मैं उस बात का विरोध नहीं कर रहा हूं। हाँ नहीं ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात जगदीश जी। मेरा एक सीधा सा सवाल था कि भाई सपा की शर्त पर चुनाव लड़ना है तो क्यों 5 सीट की जीत पाल के बैठे? बीजेपी को मौका मिल रहा है कि सपा के सामने कांग्रेस झुक गई, तो इस पर जगदीश शर्मा जी को बात इतनी बुरी लग गई कि पता नहीं कहां कहां चले गए। जी बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। मैं सबकी बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी, तो सबसे पहले चलिए कांग्रेस की बात की जाए। देखिए वो पार्टी जिसमें माताजी और बेटा दोनों नेशनल हेराल्ड के मामले में बेल पर बाहर हैं, वो ज्यादा बात ना करें भ्रष्टाचार की तो अच्छा है। और मैंने आज नेशनल हेराल्ड की बात इसलिए उठाई है क्योंकि कल ही दिल्ली के आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को ही यह आदेश दिया है कि भैया जल्दी से नेशनल हेराल्ड मामले में अपनी संक्षिप्त टिप्पणी 15,000 रुपए के साथ कोर्ट में जमा कर दो। 29 अक्टूबर को इस पर सुनवाई होने वाली है। दूध का दूध, पानी का पानी, 2000 करोड़ रुपए का घोटाला करा है, महा घोटाला करा है, देश को लूटा है। अब आप मेरे बीच में तो बोलिए मत जगदीश जी, जो भी आप हैं मेरे बीच में आप बोलिए मत। फिंगर ऑन योर लिप्स एंड जस्ट सिट क्वाइटली, जस्ट शट अप, फिंगर ऑन योर लिप्स, फिंगर ऑन योर लिप्स। अपने कांग्रेस के संस्कार मत दिखाइए, कांग्रेस के संस्कार मत दिखाइए। राकेश जी इनको चुप कराइए। कौन है ये? कोई टैगिंग ना दे, नहीं कोई टैगिंग ना दे। जगदीश शर्मा जी संयम रखिए। अरे सर संयम रखिए प्लीज। और ऐसे शटअप भी नहीं, ममता जी ठीक नहीं लगता है। आप बोलिए कि आप चुप रहिए, मेरी बारी पर मुझे बोलने दीजिए। ऐसा नहीं अच्छा लगता कि कोई किसी को कहे कि शटअप, कोई इस तरीके से बातचीत छोड़िए। चलिए आप अपनी बात रखिए। नहीं बात छोड़िए, अपनी बात रखिए। यूपी पर चलिए, यूपी पर आ जाते हैं। राकेश जी ठीक है जगदीश जी आपकी मैं यूपी पर ही बात कर रही हूँ। और दूसरी जरूरी बात, चुप रहिए को अंग्रेजी में शट अप बोलते हैं। मैंने कुछ गलत नहीं बोली है, मैं अपने शब्दों की गरिमा नहीं करती हूं। जगदीश जी को बुरा लग गया इसलिए मैंने बोल दिया। अरे वो जगदीश जी को बुरा लग गया था, इनको भी इनकी भाषा में थोड़ा समझाना पड़ेगा ना। अब ममता जी अपनी बात पूरी करिए, रुक जाइए। हाँ अच्छा ठीक है जी, ठीक है जी, बिल्कुल है ना। तो अब देखिए आपको याद होगा कि जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे उस वक्त भी ये जो भानुमति का कुनबा बना था, इनमें आपसी झगड़ा हो रखा था। अखिलेश यादव जो है आंखें तरेर रहे थे, राहुल गांधी को बोल रहे थे कि 10-15 सीट में चुनाव लड़ना है, लड़ो नहीं तो जाओ। और अब भी ये 10 में से 5 सीटें मांग रहे हैं। भीतर खाने इनमें आपस में सरफुटव्वल है और ये बिल्कुल भी इस बात को मानने को तैयार नहीं होंगे। कौन? अखिलेश यादव बोलेंगे अच्छा भाई तुमने अभी इतना बुरा प्रदर्शन किया है, अब तुम चाहते हो कि तुमको मैं 5 सीटें दे दूं बाई इलेक्शन में, ये होगा नहीं। थोड़ी सी बात मैं समाजवादी पार्टी के बारे में भी कर देना चाहती हूं। यहां पर ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, पता नहीं क्या क्या, ये छीलना वो छीलना। मैं ये बोल रही हूं कि जिन लोगों का नाम टोटी से जोड़ा जाता है, जिन्होंने सत्ता में बैठ करके केवल मटर छीलने का काम किया, जिन्होंने महिलाओं को अनसेफ किया, उनके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं। मैं एक महिला हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूं
कि आज यूपी के अंदर महिलाएं बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं। एक समय हुआ करता था महिलाएं बेचारी अपने घर से बाहर नहीं निकला करती थी, आज आराम से निकलती है, नौकरी करती हैं, किसी का कोई अपहरण गन पॉइंट पे नहीं होता है। और एक और जरूरी बात बोलती हूं, आज बुलडोजर के खिलाफ वही लोग बोल रहे हैं जो जिन लोगों को बुलडोजर से डर लगता है। 30 सेकंड्स राकेश जी, ये लोग बोल रहे हैं कि बुलडोजर क्यों चल रहा है। बुलडोजर जब आजम खान के हमसफर रिजॉर्ट में चलता है रामपुर में, जिसको वो जमीन कब्जा करके बनाता है, जो समाजवादी पार्टी का क्या राष्ट्रीय महासचिव है, तो फिर इनको बुरा तो लगेगा ही ना। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के ठीक है, मैं बुलडोजर से थोड़ा सा आगे, मैं कानून व्यवस्था से ज्यादा ये पॉलिटिकल एंगल से चर्चा कर रहा था यूपी को लेकर। तारिक भाई, ये आप लोगों के अपनी कांग्रेस के साथ तनातनी कैसे है, वो आप लोग उस पर फोकस नहीं कर रहे। सीट शेयरिंग को लेकर कैसे अखिलेश यादव न्याय यात्रा में नहीं गए थे, वो तब भी दिखा था, तभी आपने कांग्रेस को झुका दिया था। आपकी भी आपकी शर्त भाई, यहाँ पर राज्य में आप लोग बड़ी पार्टी हैं, तो आप लोग की बात माननी पड़ेगी, तो आप लोग उस पर फोकस करिए। सर, कहां मानसून ऑफर और बीजेपी में क्या चल रहा है, वहां तो सब एक में कह रहे हैं कि योगी उपयोगी है, छोड़ दीजिए उधर, अगर वो बीजेपी का मसला है तो वो देख लेंगे। बड़े भाई, एक बात समझिए, केंद्र की राजनीति में गठबंधन की शुरुआत 77 में हुई थी, जब इन्हीं की जनसंघ ने अपनी पार्टी को डिसॉल्व कर जनता पार्टी बना दी थी। उसके बाद सब लोग इधर उधर गए, हम भी तमाम लोगों के साथ गए, उसके बाद झगड़ा हुआ, इनका भी हुआ। इसलिए इसकी बात ना करें कि कौन किससे लड़ा, मैं हजार बातें इनकी बता सकता। अब मैं कह रहा हूं, कांग्रेस से हमारा सीटों को लेकर लोकसभा चुनाव में दिक्कत थी। जब बड़े नेता इन्वॉल्व होते हैं तो दिक्कत खत्म हो जाती है। यहां भी कोई दिक्कत नहीं, और दिक्कत सब जगह है। उधर भी अनुप्रिया पटेल नाराज है, राजभर नाराज है, संजय निषाद नाराज है, कह रहे हैं कि आरक्षण का मामला नहीं हो रहा है। संजय निषाद कह रहे हैं नहीं तो तारिक भाई, आप उनके अंदर खाने में क्या चल रहा है उस पर आप लोग खुलकर टिप्पणी करते हैं, और जब आप लोगों के अंदर खाने में क्या चल रहा है उस पर सवाल कर दिया जाए तो कहते हैं कि आप क्यों बोल रहे हैं, क्यों सवाल कर रहे हैं। हम अपना ही जवाब देंगे, उनकी कोई बात नहीं। हम आपस में बैठकर बहुत आराम से, बहुत इजीली, ये लोकसभा में भी यही र्यूमर बनाया जा रहा था, गुब्बारा बनाया जा रहा था कि ये टूट गया, खत्म हो गया, यूपी में नहीं हो पाएगा गठबंधन, हुआ। अभी फिर से यही किया जा रहा है, ये 5 मांग रहे, 2 मांग रहे, कोई दिक्कत नहीं, हम साथ में चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, तो आप खारिज, अच्छा सुनिए, आप खारिज कर दीजिए कि वो 5 नहीं मांग रहे हैं। कुछ नहीं, ये मानने की कोई बात नहीं है। राहुल जी, अखिलेश जी लगभग लगातार लोकसभा में मिलते हैं। तो कांग्रेस ने कुछ डिमांड नहीं रखी आपसे कि 5 पर लड़ेंगे, 4 पर लड़ेंगे, 3 पर लड़ेंगे? भी नहीं, मैं मतलब सरेंडर मोड में है कांग्रेस? नहीं, मतलब सरेंडर मोड में है, जितनी सीट दे दीजिए साहब। सरेंडर मोड में क्यों होगी? ये तो आपसी सहमति की बात है। आपसी, राहुल जी और अखिलेश जी रोज मुझसे बात करते हैं, तुम्हें इतनी, आप इतनी पे लड़ जाएंगे का? ऐसे ये भी कर रहे, बना ले राजभर को। वो गया नहीं बनारस, बुला रहे थे कि मीटिंग में आ जाओ। संजय निषाद कह रहे हैं एमएलसी की सीट सबको बांट दी, आरएनडी को बांट दी, हमको नहीं दी। कौशल जी एक रिप्लाई करिए, फिर मैं 30 सेकंड, फिर मैं ममता जी आऊंगा, जल्दी से कौशल भाई। देखिए, गठबंधन की सरकार कैसे चलती है ये एनडीए से बेहतर कोई नहीं जानता है। आज का बजट उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल। जिस तरीके से गठबंधन का ख्याल हम रखते हैं उस तरीके से इनके यहाँ नहीं रखा जाता। इन्होंने मायावती के साथ गठबंधन किया, उसके बाद दलितों के आरक्षण को प्रमोशन में खत्म किया, उसके बाद गेस्ट हाउस कांड किया। ये इनका आपस के गठबंधन का इतिहास रहा है। ठीक है, और जहां तक रही बार-बार वक्त इतना ही है, 10 सेकंड ममता जी, 10 सेकंड सर, एक छोटी सी टिप्पणी, नहीं समय कौशल भाई प्लीज। ममता जी, 97.6% क्राइम। जी राकेश जी, आपने जो बात बोली थी बस उसी को मैं आगे लेकर के जाना चाह रही हूं, जहां पर ये आपने बोला कि भाई सरेंडर मोड में आ गई है कांग्रेस पार्टी, कि जो देना है वो दे दो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की अभी चल ही नहीं रही अखिलेश यादव जी के आगे, वो तो बिल्कुल चलने ही नहीं दे रहे हैं। तो ये सच्चाई है इनके महागठबंधन की, ये सच्चाई है इनके गठबंधन की। और अखिलेश यादव जी का तो अच्छा चलिए, कि जिनको किसकी कहा कितनी चल रही है ये वक्त तय कर देगा, ये वक्त तय कर देगा। लेकिन एक दो फेशियल एक्सप्रेशन है, जगदीश जी इससे गुस्से में आ गए, तारिक भाई मुस्कुरा रहे हैं, ये दोनों चेहरे भी काफी कुछ कहते हैं। चलिए